आखिर कब मिलेगा किसानों को इंसाफ, या फिर किसान भी सपने देखते देखते ही अपनी जिंदगी गुजार देंगे। राजनीति तो कर रही नहीं है। अल्टीमेटली सोल्यूशन होना चाहिए जमींदारों का। जो ये वो लोग हैं जिनका सैकड़ों कनाल ज़मीन है, सैकड़ों कनाल ज़मीन जिनकी आर्मी ने ली हुई है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा और जो हमारे साथ शख्स यहाँ पे मौजूद है राजेंद्र शर्मा है और ये एकजुट पार्टी के महासचिव हैं। और आज हम इनसे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इन्हें हमने देखा कि ये जो जिला आयुक्त कृतिका जो सुना है उनके साथ मिलने गए थे और कुछ बैठक भी थी। मुद्दा क्या था? किसान। जी हाँ, अन्नदाता, हमारे देश के जो अन्नदाता हैं। मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि खासकर मैं जम्मू की बात करूं, जम्मू से ज़िला उधमपुर की बात करूं तो यहाँ के किसान जो हैं काफ़ी वंचित हैं अपनी मांगों को लेकर। मांग क्या है? आप लोगों से मैं पहले भी इस बात को अवगत करवा चुका हूं, बता चुका हूं, लेकिन लगभग 60 से 70 साल हो चुके हैं इन किसानों को अपनी ज़मीन जो है वो आर्मी को दिए हुए। ज़मीन जो है वो आर्मी के अधीन है, लेकिन आज तक उस ज़मीन का फुल एंड फाइनल पेमेंट जो है वो नहीं हुई है। मुआवजा मिलता है लेकिन वो भी समय पे नहीं मिलता है। अभी भी कई किसानों को उसका मुआवजा जो है वो समय पर नहीं मिल रहा और कई सालों से बंद भी है। आखिर क्या गलती है किसानों की? क्या किसानों ने अपनी ज़मीन जो है वो आर्मी को दे के क्या गलती कर दी? क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था? इसी मुद्दे को लेकर आज हम राजेंद्र शर्मा जी से बात करेंगे क्योंकि आज इनकी एक बैठक भी थी। आखिरकार क्या नतीजा निकला, क्या बातें हुई, हम इन्हीं से जानेंगे। राजेंद्र जी, पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। जी सर। जी, आप जिस तरह से आपने कहा कि जो ज़मीनें आर्मी ने ली है, मैं आपको शुरू से इसको पूरी तफसील से आपसे बात करता हूँ। इसको करीब करीब मैंने अपने तौर पे जब इस काम को करना शुरू किया था, हम लोगों ने मिलके, हमारी फार्मर्स एक्शन कमेटी है गढ़ी और जिब गाँव की, तो मैं वहाँ पे एक वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से काम करता हूँ। रजिस्टर नहीं है तो नेचुरली हमारा गांव का जैसे एक सोशल उसको मान के चले, तो वहाँ मेरी एक मतलब वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने वहाँ पे काम शुरू किया। तो हम लोगों ने 13-14 में इस मैटर को लेके हम जब डीसी ऑफिस जाना शुरू हुए, तो उसमें कुछ चीज़ें जब हमने कोई हल निकलता नहीं दिखा, तो हमने डिफेंस मिनिस्टर तब के थे जो माननीय मनोहर पर्रिकर जी, तो हमने उनको चिट्ठियां लगातार लिखी। तो उस पर उसका उन्होंने बड़ी ईमानदारी से एक संज्ञान लेते हुए हमें उसका प्रिंसिपल अप्रूवल दिया कि हाँ जी इसकी फुल पेमेंट होनी चाहिए। 2015 में ये प्रिंसिपल अप्रूवल आया है। आज 2022 ख़त्म हो गया, 23 आ गया। करीब 8 साल के अंदर भी यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे कोई काम नहीं किया। मतलब जो भी आता है अपना ट्यून ओवर निकालने के चक्कर में इसको मैटर को आगे मतलब एक साइड पे रख के मतलब किसी भी तरीके से अपना टर्नओवर निकल जाए, इसी मंशा के साथ पीछे के होते काफ़ी समय निकलता गया। तो मैं आपको बताऊं तो तब के यहाँ हमारे एक डीसी थे माननीय रविंद्र कुमार जी। उन्होंने इसमें कुछ इनिशिएटिव लिया था, कुछ कागज़ वगैरह इसके बनाने की कोई कवायद शुरू की थी, तो कुछ काम आगे बढ़ा था, लेकिन उनके जाते ही फिर से वो डीरेल हो गया, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और एक ये मान लीजिए कि हमारे लोगों की एक रूटीन सी बना दी गई कि आप 10 दिन में 15 दिन में डीसी ऑफिस में चक्कर लगाइए, फिर कहीं एक मीटिंग हो जाती है, फिर वो एक मतलब ये मान के चलिए कि एक रस्म अदायगी होती है। तो हाँ जी आपको सेटिस्फाई करने के लिए हाँ जी ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसका सोल्यूशन निकलता नज़र नहीं आया। तो उसके बाद हमारे कुछ लोग जो है कोर्ट की तरफ रुख लिया, कोर्ट का रुख लिया, तो वहाँ पे बड़े अच्छे वहाँ पे रिस्पांस आया। 23 अगस्त 21 चीफ जस्टिस जी की एक जजमेंट आ गई कि इसका इमीडिएटली इसका सोल्यूशन होना चाहिए, और 90 दिन के अंदर उन्होंने मतलब जो जजमेंट के बाद ऑर्डर किया कि 90 दिन के अंदर इस सारे मसले को सेटल किया जाए। उसके बाद करीब 1.25 साल हो गया, ये मसला जस का तस फिर से बना हुआ है। अब कोर्ट से लगातार नोटिस वगैरह का सिलसिला जारी था, जो कोर्ट के संज्ञान में जो उनका प्रोसीजर कोर्ट का रहता है, माननीय कोर्ट का, तो वो तो एज इट इज़ चल रहा है, वो अपने तौर पे जो भी कर रहे हैं। लेकिन अब सोचने की बात है कि कोर्ट के फैसले आने के बाद भी
सालों सालों तक अगर कोई काम ना हो, तो आप सोचिए कि एडमिनिस्ट्रेशन किस हद तक मतलब सिर्फ टाइम पास में लगी हुई है, लोगों के हित के लिए काम नहीं हो रहा। देखिए, लोकतंत्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो हमारे जो बड़े ऑफिसर होते हैं, जहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हो गए, जहाँ जितने भी लोग आ गए हमारी ब्यूरोक्रेसी के, तो इन लोगों का काम होता है कि जनता अगर इनके पास कोई दरख्वास्त या अपनी ग्रीवियंस लेके जाती है तो उस चीज़ को सुलझाना चाहिए। अब सोचिए 8 साल तक आप एक मसले को नहीं सुलझा पा रहे हैं। हालांकि ये मैं आपको लिटरली जो लेटेस्ट वाली बता रहा हूँ कि 2013-14 से हमने बात करना शुरू की, तो मैं उसके बाद का जो पीरियड बता रहा हूँ 8 साल प्रिंसिपल अप्रूवल मिलने के बाद ये नहीं हुआ। इससे पहले का बताऊँ तो इन ज़मीनों को लिए हुए करीब 70 साल हो गए, 70 साल से ऊपर का समय हो गया। 50 के आसपास 1950 में अप्रैल 1951 की ये रिक्विजिशन है, तो 50 मतलब 70 साल से ऊपर हो गए। तो इन लोगों का सरकारों द्वारा मतलब हर किस्म के हर जो लॉ या कानून की बात करें हम, तो कानून ये कहता है कि कोई ज़मीन आप अगर किराए पे लेते हैं 15 से 25 साल के अंदर आपको उसका फुल एंड फाइनल करना है, या तो ज़मीन को छोड़ना है या तो आपने उसकी फुल पेमेंट देनी है। लेकिन हमारे मसले में 70 साल से ऊपर हो गए, हमारी 3 पीढ़ियाँ गुजर गई। तो हम तो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हमारा भागीरथ प्रयास है, हम गंगा ज़मीन पे उतारेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। तो इसी कमिटमेंट को लेके हम आगे बढ़ते गए। तो अब कोर्ट के फैसले वगैरह आने के बाद भी जब ये काम नहीं हो पा रहे थे, तो उसमें हमने फिर आगे बढ़ के काम किया। उसी में हमें थोड़ी सी कामयाबी ये मिली कि माननीय डीसी साहिबा ने हमें कहा कि हमें तो पहले कमिट किया उन्होंने कि दिवाली से पहले आपकी मीटिंग पक्का करा देंगे। तो उसमें हमने जो वहाँ पे अपनी ग्रीवियंस रखी थी कि मीटिंग के अंदर डिफेंस स्टेट ऑफिसर जो हैं उधमपुर में अपॉइंटेड, वो मीटिंग में नहीं आते हैं, उनके क्लर्क वगैरह आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि जो ऑफिसर है उसका वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके संज्ञान में सारी बातें होंगी तभी तो कुछ आगे बढ़ेगा। तो वो हमारी ग्रीवियंस को उन्होंने सीरियसली लिया और हमें मीटिंग के लिए कमिट किया। अब वो मीटिंग 4 बार पोस्टपोन होगी। वो मीटिंग आज जाके कंडक्ट हुई है, जिसमें मैं आपको बताऊं तो हमारे नेताजी माननीय पवन गुप्ता जी भी उस मीटिंग में मतलब शामिल थे, क्योंकि देखिए अपना अपना जो जनाधार होता है उस हिसाब से तो नेचुरली उनका भी जाना बनता है। तो लेकिन मैं सही बताऊं आपको तो वहाँ पे हमें राजनीति तो करनी नहीं है, अल्टीमेटली सल्यूशन होना चाहिए जमींदारों का, जो हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, तो उनका सल्यूशन होना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनका सैकड़ों कनाल ज़मीन है, सैकड़ों कनाल ज़मीन जिनकी आर्मी ने ली हुई है, और किरायों की स्थिति ये एरियर की, और इतने सारे हर्डल्स हैं कि मैं आपको बताऊं एक केस है 5038/2LH, तो उसका 2013 की एरियर पेंडिंग है। तो इनकी डिमार्केशन या इनका इन चीज़ों में ये बातें करते रहते हैं। मुझे कोई बताए कि 2013 से 22 तक मतलब 9 साल के अंदर या 10 साल के अंदर ये डिमार्केशन तक नहीं कर पाए। डिमार्केशन कितनी सीरियसनेस हो सकती है जो ज़मीनों को लेके। तो लोकतंत्र के अंदर इतनी बड़ी मतलब लथॉर्जिकनेस, तो इतनी मतलब ज्यादती जमींदारों के साथ कि जिन्होंने अपनी ज़मीन राष्ट्रहित में दी, अपनी आर्मी को दी, क्योंकि जम्मू के नेशनलिस्ट लोग अपने आर्मी के लिए हमेशा बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। आपने इसके हज़ारों लाखों किस्से सुने होंगे। लेकिन आप बताइए कि उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, और उनको उनके ग्रीवियंस का हल कौन करेगा। मतलब एक तो विडंबना है ना। देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे आप तो उनके हाथ में कुछ होता नहीं जाता। जैसे मतलब मैं बताऊं, वो एक लेटर लिखती हैं ऊपर कि इनका कुछ किया जाए, ऊपर से कोई हलचल नहीं होती। जहाँ MOD हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को उसमें एक्टिव होना चाहिए। जब उसका प्रिंसिपल अप्रूवल आने के बाद किसी ने उसका संज्ञान ही नहीं लिया 9 साल के अंदर, भाई प्रिंसिपल अप्रूवल की मान्यता क्या रह जाती है, उसकी वैल्यू क्या रह जाती है। तो चलिए ये सारी चीज़ें आज जो मीटिंग की जैसे बात चल रही थी उस पर वापस आते हैं। तो मीटिंग के अंदर पवन गुप्ता जी भी हमारे साथ थे, वहाँ पे कुछ बातें हुई। तो कुछ चीज़ों में हमने जब बात रखने की अपनी बात की, तो वहाँ पे मैं आपको चीज़ बताऊँ तो कुछ चीज़ों का पूरा, जैसे कुछ ऑफिसर नए आए हैं, ब्यूरोक्रेट्स नए होंगे, तो पूरी चीज़ों का अभी संज्ञान नहीं होगा उनको अगर, तो कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी, उसमें मेरी कुछ ऑब्जेक्शंस थी। तो वो मैंने मीडिया के सामने भी कही कि देखिए अगर आप लोगों के हित में काम नहीं करेंगे, ये वो लोग हैं सैकड़ों कनाल ज़मीन के बाद जिनके पास पहनने को चप्पल नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है। तो अल्टीमेटली हर एक जो लॉ है वो इस मसले में पर्टिकुलरली सिर्फ लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी पूरा नुकसान हो रहा है।
मतलब एक जजमेंट आती है तो 1.25 साल के बाद उसका कोई हल नहीं निकलता है। लोग बार बार ग्रीवियंस लेके जाते हैं, उनको लोकतंत्र के अंदर जो उनके राइट्स हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो नहीं उनके सुने जा रहे कहीं पे। कोई इन चीज़ों पे बात तो करे, लेकिन इस पे कुछ चीज़ जैसे पवन गुप्ता जी की मैंने बात की। देखिए पवन गुप्ता जी जब मिनिस्टर थे उस समय अगर इस चीज़ को हैंडल करते या उनके संज्ञान में आई होती तो मुझे लगता था कि तब कुछ फ्रूटफुल हो सकती थी। चलो देर आए दुरुस्त आए, आज उन्होंने लोगों के साथ खड़े होने के लिए कहा है तो मुझे भी उसकी खुशी हुई है। हालांकि जहाँ तक हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, हमारे डायलॉग डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर लोगों के हित के लिए कुछ काम है तो मैं तो सब चीज़ का वेलकम करूंगा और मुझे उन चीज़ों से कोई दिक्कत भी नहीं है। तो मैं हमेशा मतलब जो हमारे लोगों के हित के लिए जो बातें रहेंगी तो मैं उनके मतलब हर एक किसी के साथ बैठ के चर्चा करने के लिए तैयार हूँ और हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अल्टीमेटली लोगों का हल होना चाहिए। जिस तरह से बात की पवन गुप्ता जी की, हर कोई जानता है और आप भी जानते होंगे कि वो विधायक रह चुके हैं और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रह चुके हैं। अगर जब उनके पास कुर्सी थी तो आखिरकार तब उन्होंने ये पहल क्यों नहीं की? बड़ा सवाल तो ये भी है। और ये मुद्दा जो है वो आज का नहीं है, लगभग 70 साल पुराना है और किसान जो हैं वो 70 साल से अपनी उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं कि कब उन्हें उनकी जो ज़मीन है उसका हक मिलेगा, कब उसका मुआवजा मिलेगा या कब उसकी फुल एंड फाइनल पेमेंट मिलेगी। लेकिन आज तक इस मुद्दे को हल नहीं किया गया है। अगर पवन गुप्ता जी की बात करूं, जैसे ये बोल रहे हैं कि आज वो भी मीटिंग में मौजूद थे, तो कम से कम जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ जम्मू कश्मीर के, तो इस मुद्दे को अगर तब उठाया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। जैसे इन्होंने बोला कि अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं एकजुट की तरफ से, तो अब शायद जिस तरह ये बता रहे हैं कि फाइल काफ़ी उसके लिए काफ़ी जद्दोजहद इन्होंने की है, तो शायद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसका श्रेय लेने भी आ जाएं अगर कल को कुछ ना कुछ फाइनल होता है। क्या बोलेंगे सर? देखिए जहाँ तक मैंने आपको कहा कि मतलब अगर लोगों के हित के लिए कोई बातें आती है तो उसको मैं मतलब पॉलिटिकल कोई रंग नहीं देना चाहिए, तो मैं भी उसमें ज़्यादा उस मसले में नहीं जाऊँगा। नहीं, जिस तरह आपने कहा कि आपकी एक टीम बनी हुई है, वो आज से नहीं, वो पहले से बनी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए काफ़ी जद्दोजहद की गई है और कल को इसका क्रेडिट अगर मिलता है देखिए तो मैं चाहता हूं कि जी। क्रेडिट की राजनीति इस मसले में नहीं नहीं होनी की चाहिए। करीब करीब 7,000 के करीब ये परिवार हैं और 70 साल से इनकी 3 पीढ़ियां गुजर गई। देखिए इनका जीवन स्तर किस लेवल पे चला गया हुआ है। मैं बता रहा हूं कि जब हम 1,000 लोगों को कॉल करते हैं कि 1,000 लोगों तक करीब हम अप्रोच करते हैं कि आइए बैठ के मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक चलते हैं, लेकिन उनमें से करीब 700 लोगों का ये जवाब होता है, सर हमारे पास किराया नहीं है, बिल्कुल हमारे पास खाने को रोटी नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2013 से एरियर पेंडिंग है। 2016 से मैं जिप गांव की बात करता हूँ पर्टिकुलर, उसके 3 नंबर हैं 5038 /LH 5038/LH2 5038/1, ये 3 नंबर हैं। इसके अंदर करीब 4400 कनाल ज़मीन आती है, 4400 कनाल, और जबकि जिप गांव की पूरी ज़मीन जो है करीब 4600-4700 कनाल के करीब की टोटल है। तो आप सोचिए ये 3 नंबर हैं 2016 के बाद, इनके टोटली किराए भी बंद हैं। आप फुल एंड फाइनल पेमेंट की बात कर रहे हैं, इसके किराए भी बंद हैं 2016 से, मतलब करीब 85% ज़मीन जो है जिसके किराए भी नहीं दिए जा रहे। उसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई आरओ नहीं है, कोई हमारे पास नक्शे नहीं है। तो हमें बताइए किसका काम था ये नक्शे और आरओ संभालना? अल्टीमेटली डिपार्टमेंट्स का, चाहे डीओ डिपार्टमेंट डिफेंस की तरफ से, डिफेंस डायरेक्टोरेट की तरफ से, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर ये लोग, इनके पास ये चीज़ें नहीं है तो ये नौकरियां किस चीज़ की कर रहे हैं? और ये डिपार्टमेंट भंग क्यों नहीं होने चाहिए? मैंने पहले भी ये कहा था, इन डिपार्टमेंटों को भंग कर देना चाहिए ना फिर, अगर ये संभालनी। और जमींदारों का उसमें कसूर क्या है? इन लोगों का कसूर है, इसमें इंक्वायरीज बैठनी चाहिए ना। मैं तो दरख्वास्त करूँगा, मैं इवन अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी दरख्वास्त करूंगा कि इनके लिए एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाए, और पहले नंबर पे जो ब्लैक शिप्स हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ, जहाँ इन जितने भी ज़मींदारों के इस ज़मीन के कागजात वगैरह हैं, इनके साथ छेड़खानी की है, जिन्होंने इसको संभाला नहीं है, इवन जो कहते हैं ख़राब हो गए, रिन्यू किसने करने थे या उसके लिए एप्लीकेशन किसने देनी थी, एक्सपर्ट वगैरह
कि टीमें किसने गठित करनी थी, अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ने ना। या इसमें बताइए इन जिम्मेदारों का क्या कसूर है। 2016 से 22 6 साल से जिन लोगों को किराया तक नहीं मिला और पूरी तरह से डिपेंडेंसी, मैं नाम गिन के बता सकता हूँ सैकड़ों लोगों के कि जिनकी पूरी तरह से डिपेंडेंसी है इस किराए पे। आप बताइए कि उनके घर का चूल्हा कैसे जलता होगा। ये बेसिकली एक बड़ा दर्दनाक विषय है जिसको कोई टच नहीं करता। राजनीतियाँ हो जाती हैं, वोट बैंक की राजनीति होती है, जहाँ हो जाए करें वो राजनीति। वोट तब भी लोग इन्हीं नेताओं को ही देने हैं, किसी भी नेताओं को देंगे, वो खुद मन बनाएंगे, उसमें मुझे जाना नहीं है ज़्यादा। मेरा तो अल्टीमेटली जो गोल है वो ये है कि इन लोगों को कोई मसले का हल मिले। इनकी सैकड़ों कनाल, इनका जीवन स्तर देखिए आप, इनका जीवन स्तर कहाँ पे जाएगा। ये कम से कम जो पेमेंट्स वगैरह मिलती हैं ज़मीनों की, एक बारी फुल एंड फाइनल पेमेंट इनको मिल जाए, 4-4 6-6 कनाल ज़मीन खरीदेंगे, कम से कम इनकी रोजी रोटी तो चलेंगी, हल चलाएंगे कहीं से कहीं, मतलब दाल रोटी तो इनकी चल पाएगी, घर का चूल्हा तो जलेगा। लेकिन इनको हर तरफ से एकदम से पंगु बना के रख दिया गया। एसआरओज वगैरह जो उस टाइम पे कमिट हुए थे कि मतलब जिनकी ज़मीन 80-90% जाती है तो उनको हर एक घर के एक बंदे को नौकरी दी जाएगी। वो एसआरओ वगैरह का तो जिक्र बड़ी दूर पीछे रह गया। इतनी सारी चीज़ें बीच में आ जाती कि किसी चीज़ के लिए छोड़ा ही नहीं है इन लोगों को। वो कहाँ कहाँ पे खुद काम करेंगे वो लोग। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, एरियर नहीं मिल रहे, रिवीजन ऑफ रेट 2018 से पेंडिंग, और उसके बाद अपने किराए इनको नहीं मिल रहे हैं। ऑब्जर्वेशनें जो लगाई गई हैं, ऑब्जर्वेशनें सॉर्ट आउट किसने करनी है। आ जाके ये एक मीटिंग में बात बोली जाती है कि जॉइंट वेरिफिकेशन, जो कि 50 बार हो चुकी है, और आज ज़माना वो बचा नहीं है। आप सैटेलाइट से दोबारा से नक्शे भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसको मूव कौन करेगा, उसके लिए मतलब अप्लाई कौन करेगा, जहाँ एमओडी वगैरह से सहायता कौन मांगेगा, या गवर्नर वगैरह को एप्लीकेशन कौन लिखेगा। अल्टीमेटली काम तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। और ये पूरी तरह से एक पंगु एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है जो इन चीज़ों को छूती ही नहीं है, जिनको सिर्फ अपना टाइम निकालना है। तो जो मतलब गवर्नमेंट ने, जैसे मोदी जी ने कहा था कि जो लोग काम नहीं करते हैं 18 साल से इतने साल के बीच में, 44-48 साल के बीच में, तो उनको जबरन रिटायर कर देना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा भी कुछ अगर बन पड़ता है तो करिए। जो लोग नहीं काम करने की मंशा रखते हैं, कम से कम उनको शफल तो करिए, क्योंकि ये काम मतलब करने के बजाय डीरेल होता जाए। तो क्योंकि देखो, प्रिंसिपल अप्रूवल एक मेन उसका इंस्ट्रूमेंट है। आपको प्रिंसिपल अप्रूवल मिलना बड़ा टफ काम होता है, जो हमें 15 में मिल गया। उसके बाद बताइए क्या प्रॉब्लम आ गई, दिक्कत आ गई आपको। अब आरओ नहीं मिल रहा। भाई जब ज़मीन एक्वायर की गई थी, कम से कम 5-7 कापी तो उसकी बनती होंगी, ठीक है ना, 5-7 जगह पे तो जाती होंगी। क्या आपने वहाँ पे देखा? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं यही चाहूँगा कि आज जैसे मीटिंग के अंदर कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। एसीआर साहब ने वहाँ पे बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, डीसी मैडम ने खुद उसका पेन लिया, मतलब खुद मीटिंग ली है। तो डीओ जो थे डिफेंस स्टेट ऑफिसर, वो वहाँ पे आज प्रेजेंट रहे। ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की कवायद रेगुलर रूटीन बेसिस पे हो और एकदम से युद्ध स्तर पे इस पे काम हो, तब जाके इन लोगों का हल निकलेगा। ये नहीं है कि आज मीटिंग कर दी, फिर आप सो गए, फिर आपको हम जाके 10 बार जगाएंगे, फिर आप एक मीटिंग कॉल करोगे, फिर वो शुरू से शुरू होगी। तो इस तरह का ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की लगातार रहें। और माननीय गवर्नर साहब हमारे, या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों को थोड़ा सीरियस ले और अपने जो लोग हैं उनको थोड़ा संभालें, उनके जो मसले हैं उनको हल करें। तभी जाके इसका मतलब एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और लोगों का भला भी होगा। जी शुक्रिया, काफ़ी जानकारी दी है आज की मीटिंग की। और पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं ने बोला कि आज लगे हैं, शायद कुछ ना कुछ आस जो है वो किसानों को बनती हुई नज़र आएगी और उनके जो सपने जो काफ़ी सालों से अधूरे हैं शायद पूरे हो सके। लेकिन विषय गंभीर है, तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारे एलजी महोदय हैं, कम से कम अगर हमारी ये बात सुन रहे हों तो इसके ऊपर गौर करें कि आखिरकार किसानों ने कहाँ गलती की है अपनी ज़मीन देकर। क्या किसान यूं ही सपने देख देख के ही अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर देंगे, और आने वाली पीढ़ी भी जो है वो यही सपने देख रही है कि शायद हमारे जो बाप दादा ने जो हमारे लिए ज़मीन रखी थी वो हमें नहीं मिली है, लेकिन कम से कम उसको कुछ हमें मिले ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन हम भी गुजारिश करते हैं एलजी महोदय से, अगर सुन रहे हों तो कम से कम किसानों के बारे में ज़रूर सोचा जाए, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। और आज सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए बुरी कंडीशन में
तो वो किसान है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।